Hello students, I am Kumar going to discuss part 5 of chapter 12 thermodynamics of class 11. In this video the topics to be discussed by me are second law of thermodynamics, heat engines and refrigerators. First of all, second law of thermodynamics, हिंदी में उष्मागतिकी का दूसरा नियम. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हम लोगों ने उसके लिमिटेशन को देखा था. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अमाउंट ऑफ हीट, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम तथा वर्क डन बाय द सिस्टम के बीच में रिलेशन तो रिप्रेजेंट करता है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है. जहाँ तक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का सवाल है, उष्मागतिकी का पहला नियम का जहाँ तक सवाल है, तो उष्मागतिकी का पहला नियम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो दो बॉडीज के बीच में डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, उष्मा का प्रवाह के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है. तो इस लिमिटेशन को, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के इस लिमिटेशन को, इस सीमा को दूर करने के लिए, ओवरकम करने के लिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आया. और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम दो इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स के द्वारा एक्सप्रेस व्यक्त किया जा सकता है. और ये दो इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स केल्विन प्लांक स्टेटमेंट एंड क्लासियस स्टेटमेंट के रूप में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को एक्सप्रेस किया जाता है. तो सबसे पहले केल्विन प्लांक स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट तथा क्लासियस का स्टेटमेंट, ये दोनों मुख्य रूप से सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को व्यक्त करता है, एक्सप्रेस करता है. तो सबसे पहले हम केल्विन प्लांक स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे. केल्विन प्लांक स्टेटमेंट ऑफ thermodynamics is no system is possible, no process is possible in which amount of heat is solely means only, totally converted into work without rejecting it to the sink. ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, कोई प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा अमाउंट ऑफ हीट को, जिसे हम किसी हॉट बॉडी या हॉट रिजर्वॉयर से ऑब्टेन कर सकते हैं, या कोई मशीन ऐसा नहीं है जो कि हॉट रिजर्वॉयर से या हॉट बॉडी से या हीट सोर्स से हीट लेकर, सपोज करते हैं कि Q1 अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम, अब हीट इंजन है, हीट इंजन का सिस्टम जैसे कि डीजल इंजन है, तो डीजल वेपर प्लस एयर मिक्सचर वर्किंग सब्सटेंस हुआ.
कार्यकारी पदार्थ वह हीट सोर्स से या हीट रिजर्वायर से या हॉट रिजर्वायर से Q1 अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब किया सिस्टम। तो ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं है कि जो, या कोई भी ऐसा मशीन नहीं है जो हीट सोर्स से Q1 अमाउंट ऑफ हीट लेकर के टोटल का टोटल कन्वर्ट कर दे उसे वर्क में। ऐसा कोई प्रोसेस संभव नहीं है। यही स्टेटमेंट है केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट। केल्विन तथा प्लांक का यह स्टेटमेंट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का वन ऑफ द स्टेटमेंट है, जो कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को एक्सप्रेस करता है कि कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसमें कि वर्किंग सब्सटेंस हॉट रिजर्वायर और हीट सोर्स से हीट लेकर उस हीट को टोटली वर्क डन में कन्वर्ट कर दे। सम अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी रिजेक्टेड टू सिंक। कुछ अमाउंट ऑफ हीट वर्किंग सब्सटेंस हीट सोर्स से लेकर के कोल्ड रिजर्वायर या कोल्ड बॉडी को रिजेक्ट कर देगा और नेट अमाउंट ऑफ हीट Q1 माइनस Q2, अगर Q1 हीट वर्किंग सब्सटेंस हीट इंजन का हीट सोर्स से लेता है तो उसमें से Q2 अमाउंट ऑफ हीट को सिंक को रिजेक्ट कर देगा, ठंडी वस्तु को या कोल्ड रिजर्वायर को रिजेक्ट कर देगा, और जो रेस्ट अमाउंट ऑफ हीट है Q1 माइनस Q2 वह सिस्टम के द्वारा वर्क डन करने में यूटिलाइज होगा। तो Q1 माइनस Q2 हीट ही यूटिलाइज होगा सिस्टम के द्वारा वर्क डन करने में। इस स्टेटमेंट को, केल्विन प्लांक के स्टेटमेंट को इस ढंग से भी समझा जा सकता है कि किसी भी इंजन की इफिशियंसी, किसी भी इंजन की दक्षता 1 या 100% नहीं हो सकती। 100% इफिशियंसी किसी इंजन की हो सकती है, व्यवहार में पॉसिबल नहीं है, इन एक्चुअल प्रैक्टिस पॉसिबल नहीं है। केवल आइडियल इंजन होगा, जैसे कि कार्नोट इंजन है, तो उसकी इफिशियंसी 100% या 1 मैक्सिमम 1 हो सकती है। लेकिन कोई भी प्रैक्टिकल इंजन, कोई भी व्यवहारिक इंजन की दक्षता, इफिशियंसी 100% नहीं हो सकती। तो केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट से जो हम रिजल्ट इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं, वेरी गुड इंफॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कि किसी भी इंजन की इफिशियंसी 100% नहीं हो सकती है। इफिशियंसी ऑफ ए हीट इंजन, प्रैक्टिकल हीट इंजन, कैन नेवर बी 1 or 100%. This information we get from Kelvin Planck statement. To write down Kelvin Planck statement, it is impossible to get a continuous supply of work by cooling a body to a temperature lower than that of the coldest of its surroundings. केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट को इस ढंग से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन, इट इज इम्पॉसिबल टू गेट ए कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वर्क बाय कूलिंग ए बॉडी टू ए टेम्परेचर लोअर दैन दैट ऑफ द कोल्डेस्ट ऑफ इट्स सराउंडिंग्स। किसी भी हॉट बॉडी के द्वारा, किसी भी बॉडी के द्वारा या किसी भी इंजन के द्वारा उस बॉडी को उसके सराउंडिंग से भी सबसे ठंडे वातावरण में, कोल्डेस्ट मतलब सबसे ठंडे वातावरण में भी किसी बॉडी को उसके सराउंडिंग से भी कम टेम्परेचर तक ठंडा करके उस बॉडी के द्वारा या उस इंजन के द्वारा कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वर्क ऑब्टेन करना संभव नहीं है। तो इस ढंग से भी केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसा मैंने पहले बतलाया। उसके अलावा इट इज इम्पॉसिबल टू गेट ए कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वर्क। इट इज इम्पॉसिबल, यह संभव नहीं है कि बाई कूलिंग ए बॉडी टू ए टेम्परेचर लोअर दैन दैट ऑफ द कोल्डेस्ट ऑफ इट्स सराउंडिंग। मतलब किसी भी बॉडी को, हॉट बॉडी को उसके या इंजन को उसके सराउंडिंग से भी
कम टेम्परेचर तक ठंडा करके कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वर्क, लगातार वर्क का सप्लाई, लगातार वर्क डन ऑब्टेन करना, प्राप्त करना संभव नहीं है। और अल्टरनेटली इसे एक और ढंग से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, देयर इज नो प्रोसेस, जिसको मैंने पहले बतलाया, देयर इज नो प्रोसेस हुज रिजल्ट इज ओनली मीन्स सोलली, केवल, देयर इज नो प्रोसेस हुज सोलली रिजल्ट, ओनली को सोलली भी कहा जा सकता है, रिजल्ट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम ए रिजर्वॉयर एंड द कंप्लीट कन्वर्सन ऑफ हीट इनटू वर्क। जिस स्टेटमेंट को मैंने शुरू में बतलाया उस स्टेटमेंट को मैंने अल्टरनेटली यहाँ इसे आप अल्टरनेटली नोट कर सकते हैं। इट इज अनदर स्टेटमेंट ऑफ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, देयर इज नो प्रोसेस हुज ओनली रिजल्ट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ heat from a reservoir, means hot reservoir, that is hot body, or heat source, reservoir means hot source, hot reservoir and cold reservoir होगा, cold reservoir का मतलब ठंडी वस्तु, उसे सिंक कहा जाएगा, hot reservoir means hot reservoir, that means heat source। तो there is no process whose only result is the absorption of heat from a reservoir and the complete conversion of heat into work। जैसा कि मैंने बतलाया कि हीट इंजन में जो वर्किंग सब्सटेंस है, डीजल वेपर, जैसे डीजल इंजन में प्लस एयर, स्टीम इंजन में स्टीम, पेट्रोल इंजन में पेट्रोल प्लस एयर, पेट्रोल फ्यूल का वेपर प्लस एयर, तो ये वर्किंग सब्सटेंस हो गया। तो वर्किंग सब्सटेंस वैसा कोई प्रोसेस नहीं है जिसमें वर्किंग सब्सटेंस हीट सोर्स से या हॉट रिजर्वायर से हीट लेकर के उसे कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट कर दे। मतलब कुछ अमाउंट ऑफ हीट को, मतलब टोटल ऐसा कोई किसी इंजन के द्वारा यह संभव नहीं है कि उसका वर्किंग सब्सटेंस, उस इंजन का वर्किंग सब्सटेंस हीट सोर्स से या हॉट रिजर्वायर से हीट लेकर के और उस हीट को कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट कर दे। मतलब कुछ ना कुछ हीट सिंक को रिएक्ट करना ही होगा, तब उस मशीन से या उस इंजन से कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वर्क प्राप्त किया जा सकता है। जब कुछ अमाउंट ऑफ हीट, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट होगा, उसको वर्किंग सब्सटेंस सिंक को या कोल्ड रिजर्वायर को रिजेक्ट कर दे। नाउ सेकेंड स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कैन बी स्टेटेड बाय अनदर statement given by Clausius, which is Clausius statement, and this statement is it is impossible to make flow of heat from by any machine or any agency from a colder body to a hotter body without any external aid। मीन्स बिना किसी बाहरी हेल्प की मदद से ठंडी वस्तु से, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में हीट का ट्रांसफर करना संभव नहीं है, क्योंकि हीट का ट्रांसफर हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में होता है। अब इसका उल्टा करना होगा, जैसा कि रेफ्रिजरेटर में होता है। तो रेफ्रिजरेटर क्लासियस स्टेटमेंट पर वर्क करता है, जबकि हीट इंजन केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट पर बेस्ड है। हीट इंजन का ऑपरेशन क्लासियस प्लैंक स्टेटमेंट पर बेस्ड है, जबकि रेफ्रिजरेटर का एक्शन वर्किंग वह बेस्ड है क्लॉसियस स्टेटमेंट पर, कि अगर कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी में या कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में हीट का ट्रांसफर करना है तो सिस्टम पर बाहर से वर्क करना होगा। मतलब बाहर से एक्सटर्नल एड की जरूरत होगी, बाहरी मदद की जरूरत होगी, और वह मदद सिस्टम पर वर्क के द्वारा होगा,
जो सराउंडिंग्स द्वारा होगा सिस्टम पर, और तब जाकर के हीट का फ्लो कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी में या कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में संभव है, जैसा कि रेफ्रिजरेटर में होता है। तो रेफ्रिजरेटर का एक्शन वर्किंग क्लासियस स्टेटमेंट पर बेस्ड है, जो कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का अनदर स्टेटमेंट है। सो दीज आर टू इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स टू एक्सप्रेस सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। Next topic of this video is heat engines. Heat engine is a device in which the system or working substance undergoes cyclic process to convert heat into work. हीट इंजन में कार्यकारी पदार्थ, वर्किंग सब्सटेंस या सिस्टम, निकाय, उसमें स्टीम इंजन में स्टीम हो सकता है वर्किंग सब्सटेंस, डीजल इंजन में डीजल वेपर प्लस एयर वर्किंग सब्सटेंस हो सकता है, या जिसे गैस कह सकते हैं। तो वर्किंग सब्सटेंस हीट इंजन में साइक्लिक प्रोसेस, मैंने बतलाया था साइक्लिक प्रोसेस, जिसमें कि सिस्टम का फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट दोनों सेम होता है, उसे साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। तो हीट इंजन में साइक्लिक प्रोसेस के द्वारा सिस्टम या वर्किंग सब्सटेंस, कार्यकारी पदार्थ या निकाय साइक्लिक प्रोसेस के द्वारा हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करता है। तो हीट इंजन ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट हीट इनटू वर्क इन विच द सिस्टम अंडरगो साइक्लिक प्रोसेस। राइट डाउन ए हीट इंजन is a device which is used to convert heat into work. A heat engine having mainly three parts. First part is a hot reservoir or heat source. Second part is working substance, and third part is cold reservoir or sink. किसी भी हीट इंजन में, उष्मा इंजन में तीन भाग होते हैं, तीन पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट को उष्मा स्रोत, हॉट रिजर्वायर या हीट सोर्स कहा जाता है। सेकेंड पार्ट है सिस्टम या वर्किंग सब्सटेंस, कार्यकारी पदार्थ, जिसमें गैस होगा। एंड थर्ड पार्ट हीट इंजन का कोल्ड रिजर्वायर, ठंडी वस्तु, और सिंक, जिसे अपवाही कहा जाता है हिंदी में, जिसमें कि वर्किंग सब्सटेंस हीट सोर्स से हीट लेकर एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट को कोल्ड रिजर्वायर में रिजेक्ट करता है। तो इस ढंग से हीट इंजन के तीन पार्ट हो गए। नंबर 1 इज हॉट रिजर्वायर और हीट सोर्स, नंबर 2 इज सिस्टम और वर्किंग सब्सटेंस दैट इज गैस, एंड थर्ड इज कोल्ड रिजर्वायर और सिंक। अब हीट इंजन का 3 पार्ट्स हो गया। राइट डाउन 3 पार्ट्स, मेनली 3 पार्ट्स ऑफ ए हीट इंजन
are number 1 hot reservoir और इससे हॉट बॉडी और हीट सोर्स कहा जाएगा, हीट सोर्स। नंबर 2 इज वर्किंग सब्सटेंस और सिस्टम और गैस, हिंदी में कार्यकारी पदार्थ, वर्किंग सब्सटेंस ब्रैकेट में गैस लिखा जा सकता है, जैसे डीजल इंजन में डीजल वेपर प्लस एयर का मिक्सचर वर्किंग सब्सटेंस हो गया, इसलिए इसे गैस ब्रैकेट में लिखा जा सकता है। एंड थर्ड इज कोल्ड रिजर्वायर, दैट इज कोल्ड बॉडी और सिंक, जिसमें कि सिस्टम वर्किंग सब्सटेंस हीट सोर्स से हीट लेकर के एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट को रिजेक्ट करता है। कोल्ड रिजर्वायर और सिंक और कोल्ड बॉडी जो कि लोअर टेम्परेचर पर होगा, और हॉट रिजर्वायर इज केप्ट एट हायर टेम्परेचर, कोल्ड रिजर्वायर और सिंक इज एट लोअर टेम्परेचर। नाउ वर्किंग और ऑपरेशन ऑफ ए हीट इंजन, वर्किंग और ऑपरेशन, जैसा कि मैंने बतलाया कि हीट इंजन में वर्किंग सब्सटेंस सपोज इट टेक्स Q1 हीट फ्रॉम ए हॉट रिजर्वायर, यहाँ डायग्राम से भी इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ हीट इंजन के ऑपरेशन को। ये हॉट रिजर्वायर है जिसका टेम्परेचर T1 केल्विन है, ये हॉट बॉडी है और हॉट हीट सोर्स या हॉट रिजर्वायर का है, इसका टेम्परेचर T1 केल्विन होगा। ये हॉट हीट सोर्स हो गया या हॉट रिजर्वायर हीट सोर्स। और वर्किंग सब्सटेंस इसको भी या सिस्टम इसको भी एक घेरे के अंदर एक इंक्लोजर के अंदर एक बाउंडेड सरफेस के अंदर रिप्रेजेंट किया गया है डायग्राम में। तो वर्किंग सब्सटेंस यहाँ से लिया Q1 अमाउंट ऑफ हीट सोर्स से, जो कि T1 केल्विन टेम्परेचर पर, इसके ब्लॉक डायग्राम को हीट सोर्स के ब्लॉक डायग्राम को यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। और ये सिस्टम है जिसमें कि वर्किंग सब्सटेंस है गैस, और वर्किंग सब्सटेंस द्वारा वर्क डन किया जाएगा, लेकिन उसके पहले Q1 अमाउंट ऑफ हीट वर्किंग सब्सटेंस या गैस हीट सोर्स या हॉट रिजर्वायर जो कि T1 केल्विन टेम्परेचर पर है उसे लिया, और Q1 अमाउंट ऑफ हीट लेकर के वर्किंग सब्सटेंस एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट को, कुछ अमाउंट ऑफ हीट एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट को सिंक को दिया। इधर सिंक है कोल्डर बॉडी जो T2 के रिलेटिवली लो टेम्परेचर पर है, ये कोल्ड बॉडी है या इसका नाम सिंक, ये सिंक हो गया। सिंक के भी ब्लॉक डायग्राम को दिखाया गया यहाँ। और इसको Q2 अमाउंट ऑफ हीट इसको दिया गया, गैस वर्किंग सब्सटेंस Q2 अमाउंट ऑफ हीट को रिजेक्ट किया सिंक में। अब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, वह होगा कितना, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, वह वर्क डन होगा कितना, Q1 माइनस Q2, डिफरेंस ऑफ हीट इज Q1 माइनस Q2 विच इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम W Q1 माइनस Q2। तो ये ऑपरेशन को, वर्किंग ऑपरेशन को रिप्रेजेंट किया गया हीट इंजन का, वर्किंग ऑपरेशन ऑफ वर्किंग साइकिल और वर्किंग ऑपरेशन ऑफ ए हीट इंजन। तो इन ए हीट इंजन, राइट डाउन, इन ए हीट इंजन वर्किंग सब्सटेंस और गैस और ए सिस्टम, वर्किंग सब्सटेंस और गैस टेक्स Q1 अमाउंट ऑफ हीट Q1 from Q1 heat from the hot reservoir or heat source kept at T1 Kelvin temperature, takes Q1 heat from the heat source or hot reservoir heat source at temperature T1 Kelvin, kept at temperature T1 Kelvin, and Q2 amount of heat is rejected by the system or working substance or gas to the sink.
and Q2 amount of heat is rejected to the sink। ठंडी वस्तु को Q2 अमाउंट ऑफ हीट गैस और वर्किंग सब्सटेंस सप्लाई करता है, जो कि एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट है, रिजेक्टेड टू द सिंक विच इज ए कोल्ड बॉडी, colder body relative to the heat source kept at temperature T2 Kelvin, rejected to the sink at temperature T2 Kelvin, and net work done by the system is Q1 minus Q2। क्योंकि Q2 हीट रिजेक्ट हो गया सिंक को, इसलिए वर्क डन बाय द सिस्टम, नेट वर्क डन बाय द सिस्टम इज वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। तो ये वर्किंग ऑपरेशन हो गया, वर्किंग और ऑपरेशन ऑफ ए हीट इंजन। नाउ इफिशिएंसी ऑफ ए हीट इंजन, जिसको परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है, और अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इफिशिएंसी ऑफ ए हीट इंजन कैन नेवर बी 100% और 1। and efficiency of a heat engine, it is denoted by the symbol eta, and it can be defined as the ratio of work done by the system, net work done by the system, to the amount of heat taken by the system or taken by the working substance or gas from the heat source, which is Q1। किसी हीट इंजन की इफिशिएंसी, दक्षता, उसके वर्किंग सब्सटेंस या गैस, उसके कार्यकारी पदार्थ या गैस या निकाय द्वारा किया गया नेट कार्य, कुल कार्य, तथा हॉट रिजर्वायर और हीट सोर्स से ली गई उष्मा, जो कि Q1 है, उसके रेशियो के बराबर होता है। दैट इज इफिशिएंसी ऑफ ए हीट इंजन, इफिशिएंसी ईटा ऑफ ए हीट इंजन, सिंबल ऑफ इफिशिएंसी इज ईटा of a heat engine is eta equals to work done by ratio of work done by amount of heat Q1 taken from the heat source or hot reservoir by the working substance or gas, and W is what? W is Q1 minus Q2, इसको मैंने यहाँ रिप्रेजेंट भी किया है। तो W को लिखा जा सकता है Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। अब इससे Q1 अपॉन Q1 दैट इज लिखा जा सकता है Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2 बाई Q1। तो 1 माइनस Q2 बाई Q1, 1 माइनस Q2 बाई Q1 हीट के टर्म में इफिशिएंसी का एक्सप्रेशन हो गया। और इसको टेम्परेचर के रूप में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। Q2 हीट चूँकि सिंक को या कोल्ड रिजर्वायर को रिजेक्ट किया गया सिस्टम के द्वारा, गैस के द्वारा, और कोल्ड रिजर्वायर कितने टेम्परेचर पर है? T2 केल्विन। तो Q2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है सिंक का, Q2 अमाउंट ऑफ हीट सिंक को रिजेक्ट किया गया, तो 1 माइनस T2, Q2 के कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर हीट सोर्स का T2 है, और Q1 चूँकि टेम्परेचर अमाउंट ऑफ हीट सोर्स से लिया गया है, तो हीट सोर्स या हॉट रिजर्वायर से लिया गया है, तो उसका टेम्परेचर कितना हॉट रिजर्वायर और हीट सोर्स का टेम्परेचर T1 केल्विन है। तो Q1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा हीट सोर्स का, Q1 हीट चूँकि हीट सोर्स से लिया गया है, तो हीट सोर्स को रखा गया है कितने टेम्परेचर पर? T1 केल्विन। तो T2 अपॉन T1, एंड दिस इज एक्सप्रेशन फॉर efficiency of a heat engine, which is two important formula. Eta is equal to 1 minus Q2 by Q1. First of all, eta is equal to W by Q1, and W is equal to Q1 minus Q2 by Q1. That is 1 minus Q2 by Q1, और यह हीट के टर्म में, और टेम्परेचर के टर्म में इफिशिएंसी का एक्सप्रेशन हो गया 1 minus T2 by T1. So this is the formula for expression. This is formula और expressions for efficiency of a heat engine. और इसमें अगर T2 को 0 कर दिया जाए, मतलब अगर सिंक नहीं रहे, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? T2 का टेम्परेचर T2 0 हो जाएगा, सिंक रहे ही नहीं तो T2 0 हो गया। तो 1 माइनस या अमाउंट ऑफ हीट जो सिंक को दिया जा रहा है वो
कोई हीट से कोई अमाउंट ऑफ हीट सिंक को दिया ही ना जाए, रिएक्ट नहीं किया जाए, तो Q2 जीरो हो जाएगा, या सिंक ना हो तो T2 फिर जीरो है। तो उस सिचुएशन में इफिशियंसी ईटा 1 हो जाएगी। 1 का मतलब 100%, जो कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का प्लांक केल्विन स्टेटमेंट का वायलेशन होगा, उल्लंघन होगा। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अगेंस्ट होगा अगर किसी इंजन की इफिशियंसी 1 हो जाए, 100% हो जाए। ये पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड द स्टेटमेंट ऑफ केल्विन एंड प्लांक। सो इफिशियंसी ऑफ ए हीट इंजन कैन नेवर बी 100%। केवल कार्नोट इंजन, जो कि प्रैक्टिकल इंजन नहीं है, एक आइडियल इंजन है, उसी की इफिशियंसी 100% हो सकती है, 1 हो सकती है। और इफिशियंसी को परसेंटेज में, परसेंट के रूप में, परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है। In last, refrigerators. A refrigerator is the reverse of a heat engine. रेफ्रिजरेटर हीट इंजन का उल्टा है। ए रेफ्रिजरेटर takes suppose Q2 amount of heat from a cold reservoir or a cold body or sink, and some work is done on the system or working substance of a refrigerator, of the refrigerator, and then Q1 amount of heat is given to the hot reservoir or hot body. In refrigerators, the working substances used are called refrigerants. Commonly used refrigerants are अमोनिया गैस एंड फ्रीओन। रेफ्रिजरेटर में वर्किंग सब्सटेंस, कार्यकारी पदार्थ या गैस के रूप में अमोनिया गैस तथा फ्रीओन गैस का यूज किया जाता है। तो जैसा कि मैंने बतलाया, रेफ्रिजरेटर का वर्किंग ऑपरेशन हीट इंजन का जस्ट रिवर्स है, जिसमें कि वर्किंग सब्सटेंस और गैस और सिस्टम कोल्ड रिजर्वायर या सिंक से Q2 अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करता है। और क्लासियस स्टेटमेंट यहीं पर अब लागू हो गया कि बाहर से अब एक्सटर्नल वर्क न किया जाए वर्किंग सब्सटेंस पर, तो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में हीट का ट्रांसफर हो नहीं सकता। तो इसलिए अब चूंकि यहाँ पर उल्टा हो रहा है, कोल्ड बॉडी से हीट ले करके सिस्टम और वर्किंग सब्सटेंस हॉट रिजर्वायर को सप्लाई कर रहा है, तो यहाँ क्लासियस स्टेटमेंट एकदम फिट बैठता है। तो इसलिए वर्किंग सब्सटेंस को बाहर से मदद की ज़रूरत होगी, बाहर से एड की ज़रूरत होगी, बाहर से हेल्प की ज़रूरत होगी, और वह हेल्प वर्क डन ऑन द सिस्टम है। वर्किंग सब्सटेंस पर बाहर से वर्क डन होगा इन्वायरमेंट द्वारा, परिवेश द्वारा, और तब Q1 अमाउंट ऑफ हीट वर्किंग सब्सटेंस हॉट रिजर्वायर या हॉट बॉडी या हीट सोर्स को सप्लाई करेगा। तो दिस इज द वर्किंग ऑपरेशन ऑफ ए रेफ्रिजरेटर। राइट डाउन, ए रेफ्रिजरेटर is the reverse
of a heat engine और इसमें वर्किंग सब्सटेंस अगर ब्लॉक डायग्राम से अगर इसके ऑपरेशन को रिप्रेजेंट किया जाए, ये हॉट रिजर्वायर हो गया या हीट सोर्स जो T1 टेम्परेचर पर होगा, बीच में सिस्टम को किसी इनक्लोजर के अंदर, यह सिस्टम हो गया, गैस हो गया, फ्रीऑन गैस या अमोनिया जो रेफ्रिजरेटर में यूज होता है, यह वर्किंग सब्सटेंस हो गया या गैस हो गया। और इधर ब्लॉक डायग्राम से ही एक और ब्लॉक को से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोल्ड रिजर्वायर और सिंक जो T2 के केल्विन टेम्परेचर पर है, ये कोल्ड रिजर्वायर है और सिंक है, और ये हॉट रिजर्वायर है और हीट सोर्स इसे कहेंगे, और ये वर्किंग सब्सटेंस गैस है, गैस कहें या वर्किंग सब्सटेंस। अब रेफ्रिजरेटर का वर्किंग सब्सटेंस T2 टेम्परेचर पर जो कोल्ड रिजर्वायर या सिंक है उससे Q2 अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब किया, Q2 अमाउंट ऑफ हीट लिया। अब बिना बाहरी हीट के इस हीट का ट्रांसफ़र, Q2 हीट का ट्रांसफ़र कोल्ड बॉडी से हॉट रिजर्वायर या हीट सोर्स में पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल स्टेटमेंट। इसलिए अब इन्वायरमेंट के द्वारा, परिवेश के द्वारा इस पर वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन होगा वर्किंग सब्सटेंस या गैस पर, वह वर्क डन W है। अब Q2 प्लस W, Q2 हीट चूँकि गैस वर्किंग सब्सटेंस सिंक से लिया, वर्क डन हुआ। बिना वर्क डन के तो बाहरी वर्क डन के तो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में हीट का ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है। तो अब इसलिए गैस और वर्किंग सब्सटेंस पर जो इस इंक्लोजर में है उस पर वर्क डन किया गया सराउंडिंग के द्वारा। तब यहाँ से अब जब वर्क डन किया गया तो Q2 प्लस W, दैट इज Q2 प्लस W इजकल टू Q1। Q2 हीट सोर्स से सिंक से लिया गया है, कोल्ड रिजर्वायर से, और वर्क डन सिस्टम पर किया गया इन्वायरमेंट के द्वारा, सराउंडिंग्स के द्वारा, वह वर्क डन W है। तो टोटल हीट हो गया, टोटल कितना हो गया कि टोटल रिजल्टेंट हो गया Q2 प्लस W, और वह हो जाएगा Q1 के इक्वल। वह सिंक को सप्लाई कर दिया थी, हॉट हीट सोर्स या हॉट रिजर्वायर को जो T1 जो हाई टेम्परेचर T1 केल्विन पर है उसे सप्लाई किया गया Q1, दैट इज Q2 प्लस W इजकल टू Q1। तो ब्लॉक डायग्राम के द्वारा रेफ्रिजरेटर के ऑपरेशन को यहाँ फिगर 2 में रिप्रेजेंट किया गया है। वर्किंग ऑपरेशन ऑफ ए रेफ्रिजरेटर बाय यूजिंग ब्लॉक्स। So a refrigerator is the reverse of a heat engine, and now its working operation is represented in block diagram in figure 2, working or operation of a refrigerator. Write down in a refrigerator working substance or gas takes Q2 heat from the sink. Sink is cold body. From the sink at temperature T2 Kelvin. Some work W is done on the system gas. So work W is done on the system or gas, और वर्किंग सब्सटेंस गैस को कहा जा सकता है। एंड देन Q2 प्लस W, दैट इज Q1 एंड Q2 प्लस W, दैट इज Q1 इक्वल टू Q1 हीट is supplied to the heat source or hot reservoir at temperature T1 Kelvin, is supplied to
हीट सोर्स और हॉट रिजर्वायर at high temperature, which is T1 Kelvin, at temperature T1 K. This is the working or operation of a refrigerator. In place of efficiency in a refrigerator, coefficient of performance COP, coefficient of performance is used instead of efficiency as we used in a heat engine. So COP, coefficient of performance of a refrigerator, coefficient of performance of a रेफ्रिजरेटर और इसका सिंबल होता है अल्फा और बीटा, दोनों सिंबल होता है। यहां अल्फा यूज मैं करता हूं और एब्रेविएटेड फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में इसे लिखा जाएगा C.O.P, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस COP, दैट इज C.O.P, COP, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस of a refrigerator. It is denoted by the symbol alpha. Therefore, COP, coefficient of performance of a refrigerator, alpha, is defined as the ratio of heat extracted by the gas or working substance of a refrigerator from the cold reservoir or sink, that is Q2, to the work done on the system by the environment. किसी रेफ्रिजरेटर, जिसे हिंदी में प्रशीतक कहा जाता है, उसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस COP रेफ्रिजरेटर के वर्किंग सब्सटेंस द्वारा सिंक या ठंडी वस्तु जो T2 केल्विन टेम्परेचर पर है उससे ली गई ऊष्मा का परिमाण Q2, मैग्नीट्यूड ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द हीट सोर्स विच इज Q2, तथा परिवेश द्वारा, सराउंडिंग्स द्वारा वर्किंग सब्सटेंस पर किया गया कार्य जो कि W है, दोनों का अनुपात, दोनों का रेशियो के बराबर होता है। दैट इज COP सिंबल अल्फा और बीटा ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इज COP, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर, दैट इज अल्फा इज Q2 upon W. Heat taken from the sink by the working substance by the ratio of heat taken from the working substance from the sink and work done on the system, on the working substance, on the gas, जो कि W है। दोनों का रेशियो हो गया कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर का Q2 by W। Here W is Q2 अपॉन, और वर्क डन कितना होगा, क्योंकि यहां पर हमने रिप्रेजेंट किया है Q2 प्लस W। Q2 हीट लिया गया सिंक से वर्किंग सब्सटेंस, रेफ्रिजरेटर का वर्किंग सब्सटेंस के द्वारा, गैस द्वारा, फ्रीऑन गैस या अमोनिया गैस द्वारा, और बाहर से वर्क डन किया गया W, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द गैस, तो टोटल हो गया Q2 प्लस W, ये हो गया Q1 के, और यह Q1 हीट दिया गया फिर हाई टेम्परेचर पर हॉट रिजर्वायर को और सिंक को। तो देयरफॉर वर्क डन कितना हो जाएगा, Q2 प्लस W इजकल टू Q1, देयरफॉर W इजकल टू Q1 माइनस Q2। तो W की जगह लिखा जा सकता है Q1 माइनस Q2। ये कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, रेफ्रिजरेटर का कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जिसका सिंबल यहाँ अल्फा से मैंने रिप्रेजेंट किया है, इसका फॉर्मूला हो गया Q2 अपॉन W, और Q2 अपॉन W इज Q1 माइनस Q2। फ्रॉम द डायग्राम इट इज क्लियर। तो ये एक फॉर्मूला हो गया कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का। इसका दूसरा जो कि हीट के टर्म में, हीट का रेशियो के टर्म में, और इसे टेम्परेचर के टर्म में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, क्योंकि Q2 हीट वर्किंग सब्सटेंस रेफ्रिजरेटर का सिंक से लिया है, ठंडी वस्तु से या कोल्ड रिजर्वायर से, जिसका टेम्परेचर T2 केल्विन है। तो Q2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर Q2 चूँकि लिया गया है हीट सिंक से, और सिंक का टेम्परेचर T2 है, तो
तो Q2 के कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर हो गया T2 अपॉन, और Q1 चूँकि हीट सोर्स और हॉट रिजर्वायर को हीट दिया गया है वर्किंग सब्सटेंस के द्वारा, और हॉट रिजर्वायर का Q1 हीट दिया गया है और टेम्परेचर है हॉट रिजर्वायर का T1, तो Q1 के कॉरस्पॉन्डिंग T1 और फिर माइनस Q2 है, तो Q2 के कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर हीट सोर्स कहती है सिंक का T2। तो दोनों फॉर्मूला हो गया, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का हीट का रेशियो के रूप में और टेम्परेचर के रेशियो के रूप में भी। हीट के रेशियो के रूप में क्या हुआ, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर अल्फा इक्वल टू Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2 इक्वल टू T2 अपॉन T1 माइनस T2। और इस फॉर्मूला पर प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किया जा सकता है, NCERT टेक्स्ट बुक में भी प्रॉब्लम है और अदर बुक्स में भी, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में भी। तो इसको मैं अलग से सॉल्व करूंगा, इस पर हीट इंजन्स एंड रेफ्रिजरेटर पर प्रॉब्लम्स अलग वीडियो में मैं सॉल्व करूंगा। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर। और इसको इक्वेशन नंबर 2, चूँकि हीट इंजन का इफिशिएंसी, हीट इंजन में इफिशिएंसी होता है और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ रेफ्रिजरेटर में कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, उसके लिए इक्वेशन मैंने हीट इंजन के इफिशिएंसी का फॉर्मूला के लिए 1 इक्वेशन दिया था, यहाँ इक्वेशन नंबर 2 जो कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है रेफ्रिजरेटर का। और यहाँ देखा जा सकता है कि अब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का वैल्यू हाई कब होगा, तो हाई तब होगा जब यहाँ इक्वेशन से देखा जा सकता है कि इक्वेशन 2 के डिनोमिनेटर में अगर टेम्परेचर डिफरेंस हीट सोर्स या हॉट रिजर्वायर और सिंक का या कोल्ड रिजर्वायर के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस जितना कम होगा, टेम्परेचर डिफरेंस जितना कम होगा T1 और T2 के बीच में, मतलब हीट सोर्स और सिंक के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस जितना कम होगा उतना ही कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस अधिक होगा रेफ्रिजरेटर का। मतलब T1 और T2 के बीच डिफरेंस कम होना चाहिए, ज़्यादा डिफरेंस होगा T1 T2 के बीच में, हॉट रिजर्वायर और सिंक के टेम्परेचर्स के बीच में ज़्यादा डिफरेंस, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा तो उतना ही कम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होगा रेफ्रिजरेटर का। तो अगर उस स्थिति में चूंकि यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा T1 T2 हीट सोर्स और सिंक का, तो उतना ही जितना कम टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2 कम होगा उतना ही कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ज़्यादा होगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस कम होने का मतलब है कि डिफरेंस बहुत ही कम कर दें हम। अगर T1 इजकल टू T2, हालांकि वैसा होगा नहीं, लेकिन अगर T1 इजकल टू T2 कर दिया जाए तो उस सिचुएशन में T1 माइनस T2 इजकल टू टेम्परेचर डिफरेंस इतना कम कर दिया जाए कि वह नियरली जीरो हो जाए। तो डिनोमिनेटर जीरो होने का मतलब है कि इन्फानाइट हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा ये। और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर का इन्फिनिटी भी नहीं हो सकता, जैसे कि हीट इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, 1 नहीं हो सकती, क्योंकि उस सिचुएशन में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट का वायलेशन होगा, उल्लंघन होगा। तो हीट इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती है, किसी भी प्रैक्टिकल हीट इंजन की। कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी 100% हो सकती है, लेकिन कार्नोट हीट इंजन तो एक इमेजनरी है, इमेजनरी हीट इंजन है। कार्नोट हीट इंजन कैन नॉट बी रिलाइड इन एक्चुअल प्रैक्टिस, इट वॉज ओनली एन इमेजिनेशन ऑफ सैडी कार्नोट, केवल इमेजिनेशन था, उसको प्रैक्टिकली व्यवहार में उतारा नहीं जा सकता है। सो कार्नोट इंजन कैन नॉट बी रिलाइड इन एक्चुअल प्रैक्टिस। तो उसी ढंग से कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस किसी रेफ्रिजरेटर का भी इन्फिनिटी नहीं हो सकता है, क्योंकि यह टेम्परेचर डिफरेंस T1 इजकल टू T2 हॉट हीट सोर्स या हॉट रिजर्वायर और कोल्ड रिजर्वायर या सिंक का टेम्परेचर कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है। तो टेम्परेचर डिफरेंस भी उस सिचुएशन में काफ़ी कम टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब है T1 अगर T2 के इक्वल कर दें तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, और जीरो होने पर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इन्फिनिटी होगा, जो कि संभव नहीं है। और इसलिए संभव नहीं है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस किसी रेफ्रिजरेटर का इन्फिनिटी होना, क्योंकि यहाँ पर गैस को, वर्किंग सब्सटेंस को, रेफ्रिजरेटर के वर्किंग सब्सटेंस को बिना बाहर से वर्क डन किए हुए हीट का फ्लो सिंक से कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में संभव नहीं हो सकता है, कराया नहीं जा सकता है अकॉर्डिंग टू क्लासियस स्टेटमेंट। तो चूंकि बाहर से यहाँ पर हीट वर्क डन किया जा रहा है, तो इसलिए उस सिचुएशन में कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस भी किसी रेफ्रिजरेटर का इन्फिनिटी नहीं हो सकता। इसी के साथ यह वीडियो को अब समाप्त करने का समय आ गया है। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसमें परहेज न करें।
थैंक यू वेरी मच।